अडोनिस एक अनाथ बच्चा था जिसे वहाँ की सबसे ताकतवर विच अडॉप्ट कर लेती है। वो उसके लिए उसकी माँ जैसी हो जाती है। लेकिन एक दिन वहाँ का एम्परर लोगों के सामने उसकी इज्जत उतारने लगता है और वहीं पर उसे मार देता है। अडोनिस अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं कर पा रहा था और वो गुस्से में कसम खाता है कि वो एक दिन अपना बदला जरूर लेगा और एम्परर को मार डालेगा। जब गॉड ने दुनिया को बनाया था उसने ह्यूमंस के साथ साथ विचेस को भी बनाया और उनके साथ अपनी पावर शेयर की ताकि वो ह्यूमंस को गाइड कर सकें और उनकी मदद कर सकें। और विचेस ने अपने इस काम को बहुत ही सीरियसली लिया और इंसानों की मदद करती रही। लेकिन काफी समय के बाद ह्यूमंस विचेस को हंट करने लगे और एक विच मरते मरते उन्हें श्राप देती है कि वो लोग भी इसी तरह मारे जाएंगे। इसके बाद हम आइस विच क्लोई मॉर्गन और उसके अप्रेंटिस एडोनिस को देखते हैं जो कि कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें रास्ता मिल ही नहीं रहा। तभी वो अपने स्मार्टफोन को निकालता है। मैं तो इसी को देख के चला जाऊंगा। ये देखकर क्लोई उस पर भड़कने लगती है पर एडोनिस उसे बताता है कि उसने खुद ही इसे बनाया है तो आर्मी कभी भी उन्हें ट्रैक नहीं कर सकती। जिसके बाद वो अपनी तारीफ करता ही जाता है। जिन सबसे परेशान होकर क्लोई उसे पीट देती है और फिर से रास्ता पता लगाने के लिए अपने मैप को देखने लगती है। चलो मुझे रास्ता मिल गया। लेकिन एडोनिस दुखी था। हमें अपनी ही कंट्री छोड़कर क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि मैं एक विच हूँ। रेडिया का एम्परर बहुत ज्यादा बेरहम है और वहाँ के सभी लोग विचेस के खिलाफ हो चुके हैं। इसलिए हमें यहाँ से निकलकर ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ के लोग अभी भी विचेस को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं पर तभी उनके पीछे से रेडिया एम्पायर के सोल्जर्स आ जाते हैं। एडोनिस उनके ऊपर हमला करने वाला था पर क्लोई उसे रोक देती है क्योंकि वो अपने मैजिक को ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकता और एडोनिस अपने आइस मैजिक का यूज करके उन सभी सोल्जर्स से लड़ने लगती है। इसके बाद एम्परर गॉथ को रिपोर्ट मिलती है कि वो विच को पकड़ने में नाकामयाब हुए। इस फेलियर के लिए वो उस मैसेंजर को पीटने लगते हैं और गॉथ ऑर्डर देता है चाहे कुछ भी हो जाए क्लोई को पकड़कर मेरे सामने पेश करो। दूसरी तरफ क्लोई ने जो भी सोल्जर्स आए थे उनको हरा दिया है और एडोनिस से चलने को कहती है पर एडोनिस गुस्से में था क्योंकि वो कभी भी उसे लड़ने नहीं देती और वो कहता है कि वो उसे संभाल सकता था और साबित करने के लिए एक बड़ी सी तलवार को समन करता है। तुम अभी भी असली लड़ाई के लिए रेडी नहीं हो। तुम मुझे इसलिए नहीं लड़ने देना चाहती ना क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और अपने ही लोगों को ना मारूं पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उन सब से नफरत करता हूँ और मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर क्लोई उसे गले लगा लेती है। वहीं पास में ही जो सोल्जर जमा हुआ था उसकी मशीन ये सारी चीजें रेडिया एम्पायर में ट्रांसमिट कर रहा था। तभी उनके ऊपर एक अजीब सी ग्रीन लाइट आ जाती है। ये तो फिजिकल टेलीपोर्टेशन है, इसे विचेस भी यूज नहीं कर सकती। जिसके बाद वो उस चीज से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ एम्पायर में एम्परर भाषण दे रहा था। हम पहले विचेस पर निर्भर किया करते थे पर अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब विचेस को खत्म करने का समय आ चुका है और हम इस दुनिया पर राज करेंगे। ये सुनकर वो पूरी जनता खुशी के मारे चिल्लाने लगती है। तभी वो टेलीपोर्टेशन वाली लाइट वहीं पर गिरती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एडोनिस और क्लोई आ गए हैं। एडोनिस जल्दी से हमला करने की तैयारी करता है ताकि क्लोई को भागने का मौका मिल सके पर वहाँ पर खड़े सोल्जर उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं। अगर तुमने एडोनिस को फ्री नहीं किया तो मैं यहाँ मौजूद सबको मार दूंगी। लेकिन इतनी पावर देखने के बाद भी एम्परर जरा भी नहीं डरा था। क्लोई अपने मैजिक को कास्ट कर रही थी पर तभी वो अचानक से फेल हो जाता है जिसकी वजह ग्राउंड के नीचे एक रेड कलर का डिवाइस है। ये देखकर नीचे खड़ी सारी जनता उसका मजाक उड़ाने लगती है। वहीं एडोनिस भी अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करता है पर वो भी ऐसा नहीं कर पाता। दुनिया में विचेस का समय खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो उसकी शर्ट को फाड़कर उसे चाटा मारता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। उन सबसे आजाद होकर एडोनिस उसकी मदद करने जाने लगता है लेकिन वो गार्ड्स फिर से उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद एम्परर ऑर्डर देता है कि वो लोग एडोनिस को मार दें। लेकिन तभी क्लोई एम्परर से दया की भीख मांगने लगती है और कहती है कि उसने एडोनिस को किडनैप किया था और अपने स्लेव की तरह बड़ा किया। आप उसके बदले में मेरी जिंदगी ले लीजिए। उसकी बातें सुनकर एडोनिस हैरान हो जाता है और फिर से अपने मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है पर इस बार भी वो फेल हो जाता है। इसके बाद एम्परर क्लोई को मारने जाता है और क्लोई एडोनिस का हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करती है और अपने पास्ट को याद करके कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। एम्परर उसे शूट कर देता है जिसके बाद वहाँ मौजूद सभी सोल्जर्स उसके मरे हुए शरीर पर ही फायर करने लगते हैं। ये सब देखकर एडोनिस शॉक में था। जिसके बाद वो देखता है कि एम्परर क्लोई का कटा हुआ सर वहाँ मौजूद सभी लोगों को दिखा रहा था। एडोनिस दुख और गुस्से से भर जाता है और कसम खाता है कि वो एम्परर के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लोगों को खत्म कर देगा। इसके 10 साल बाद रेडिया की एक जेल के अंदर 2 औरतें ब्रेड के टुकड़े के लिए लड़ रही थी। तभी डोरोका कहती है कि वो अपने ब्रेड उनके साथ शेयर कर सकती है। वो दोनों लीचड़ औरतें उसका पूरा ब्रेड ही ले लेती हैं और उसकी फ्रेंड एना उससे पूछती है क्या तुम बिना खाने के ठीक रहोगी? डोरोका उससे दिखाती है कि वो अभी भी एलर्जी से भरी हुई है और उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन में भी तुम लोगों की मदद करने का कैसे सोच सकती हो? सारे विचेस मारी गई हैं और टेक्नोलॉजी आगे ही बढ़ती जा रही है लेकिन अभी भी युद्ध चलते रहते हैं। हमें पता चलता है कि वो दोनों प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं। लेकिन डोरोका अपने पपेट शो की मदद से एना को खुश करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और प्रिजनर नंबर 218 को
को बुलाते हैं। ये सुनकर वो दोनों डर जाती है क्योंकि जिन्हें भी वो लोग बुलाते हैं वो दोबारा वापस कभी नहीं आते। वो लोग एना को बुला रहे थे पर वो उसके नंबर को अपनी शर्ट में लगाती है और उसके बदले खुद चली जाती है। ये देखकर एना रोने लगती है क्योंकि डोरोका ने उसके लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। वो लोग डोरोका को लेकर वार्डन के पास जाते हैं जो उसे बताता है कि प्रिजनर्स को स्लेव्स की तरह बेचा जा रहा है। वो उसके साथ सेल्फी लेता है पर तभी डोरोका उसकी उंगली पर जोर से काटती है और उसके फोन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वो उस मोबाइल के जरिए वहाँ के सभी सेल्स को खोलने लगती है। इसकी वजह से सभी लोग आजाद हो जाते हैं और वहाँ पर इतने गार्ड्स नहीं थे कि वो उन्हें कंट्रोल कर पाते। वहीं डोरोका भागते भागते एक सेल के अंदर जाती है। उसे वहाँ देखकर सभी गार्ड्स घबरा जाते हैं क्योंकि उस सेल के अंदर वो लड़का है जिसे 10 साल पहले पकड़ा गया था और वो सबसे ताकतवर विच का अप्रेंटिस है। गार्ड्स उसे पकड़कर नीचे धक्का दे देते हैं और दोबारा से उसे लॉक करने की कोशिश करते हैं पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो चीज जब खुलती है अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी हुई थी। वो उन जंजीरों को तोड़ देता है और बहुत ज्यादा गुस्से में था। उसे देखकर गार्ड्स की फटी पड़ी थी और एडोनिस बड़ी ही जल्दी एक गार्ड को मार गिराता है। दूसरा गार्ड उसे शूट करने की कोशिश करता है पर एडोनिस उसके गन को पकड़कर मोड़कर उसको ही शूट कर देता है। डोरोका डर जाती है क्योंकि एडोनिस उसके पास जाकर उसे शूट कर देता है पर उसकी जगह एडोनिस ने उसकी हथकड़ी को तोड़ा था। चारों तरफ भगदड़ मच रही थी और गार्ड्स फिर से सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में डायरेक्टर यामाटा को इसकी रिपोर्ट मिलती है। वो अपने एग्जीक्यूटिव को सब कुछ संभालने का ऑर्डर देता है जिसके लिए खुशी खुशी वो मान भी जाता है। लेकिन यामाटो की सिस्टर यूकी ये डिसीजन पसंद नहीं आता क्योंकि वो हर चीज को मजाक में लेता है। फिक्र मत करो, कोई तो वजह होगी कि वो एक एग्जीक्यूटिव है। दूसरी तरफ वार्डन की फटी पड़ी है क्योंकि एडोनिस के सेल को ओपन करने की परमिशन उसके फोन में भी नहीं थी। तो भला डोरोका ने उसे ओपन कैसे किया और उसके ऊपर से एडोनिस का मैजिक पेन भी मिसिंग है। दूसरी तरफ एडोनिस 10 साल में पहली बार अपने मैजिक को यूज करता है। वो एक बुलेट को फायर करता है और अपने मैजिक से उसका साइज बड़ा कर देता है जो कि सीधा एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। इस कंट्री के खत्म होने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ हाउ वहाँ मौजूद सभी कैदियों को मार रहा था तभी उसे उस अटैक की खबर मिलती है। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले वो उस वार्डन को भी मार देता है। डोरोका भी बाहर आ जाती है पर जब वो देखती है कि एडोनिस कैसी तबाही मचा रहा है उसे पछतावा होने लगता है। एडोनिस वहाँ से जा रहा था और याद करता है कि कैसे उसकी मास्टर कभी नहीं चाहती कि वो बदले के रास्ते पर चले पर उसका गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। वो एक जायंट रोबोट को समन करता है जो कि अपने आसपास की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। एक ऑफिसर को इस अटैक की रिपोर्ट मिलती है पर उसे लगता है कि ये कोई प्रैंक है। तभी अचानक से उनकी बिल्डिंग के अंदर एक कार घुस जाती है और अंदर बैठे ड्राइवर की फटी पड़ी थी। ऑफिसर को लगता है कि वो कोई पागल है पर जब उसकी नजरें बाहर जाती हैं उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यूकी और यामाटो इस चीज को दूर से देख रहे थे और उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ एडोनिस कर रहा है। यामाटो कहता है कि उन्हें अपने मैजिक सप्रेशन डिवाइस का यूज करना चाहिए पर वो 10 साल से अब तक यूज में नहीं आया था तो वो श्योर नहीं है कि वो काम करेगा या फिर नहीं। पूरी सिटी में इमरजेंसी लागू कर दी जाती है और उस जायंट रोबोट को मारने के लिए वहाँ पर टैंक्स को लाया जाता है। वो उस रोबोट के ऊपर फायर करते हैं पर उनका निशाना मिस हो जाता है और एडोनिस उससे लड़ने के लिए बिल्डिंग को तोड़ने लगता है और जो उसके टुकड़े होते हैं वो उन टैंक्स के ऊपर फेंकता है। अगर कोई ह्यूमन मैजिक को यूज करना चाहता है तो उसे अच्छी तरह से उसे समझना होगा और ऑर्गेनाइज करना होगा। जब मैं उस जगह के अंदर बंद था मैंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। इसके बाद एडोनिस अपने मैजिक से 2 बड़ी सी गन्स को समन करता है। तुम लोगों ने मेरे मास्टर को मारा था ना, तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो आसपास के सभी इंसानों पर फायर करना शुरू कर देता है। वो उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उसकी गोलियों से कोई भी नहीं बच पाता। एडोनिस पागलों जैसा हंसने लगता है और कहता है कि ये सब कुछ कितना सुंदर है लेकिन अपना बदला लेते हुए भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हाउ एडोनिस को उस रोबोट के हाथ में देखता है और यामाटो अपने जेट्स को ऑर्डर देता है कि वो उस पर हमला करें। वो मिसाइल्स को रोबोट के ऊपर गिराने लगते हैं पर इसकी वजह से आसपास के लोग भी उस हमले की चपेट में आने लगते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग एक बच्चे के ऊपर गिरने वाली थी पर ऐन वक्त पर वहाँ डोरोका आकर उसे बचा लेती है। उसे इन सारी चीजों के लिए बुरा लग रहा था और वो प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। दूसरी तरफ पैलेस में एम्परर की तबीयत खराब है और उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ही नहीं। क्या ये भगवान का कोई श्राप है? लेकिन अभी भी उन विचेस को मारने के लिए उसे जरा भी पछतावा नहीं था क्योंकि उसके हिसाब से ह्यूमैनिटी के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी था। दूसरी तरफ एडोनिस एक बड़े से हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है और जो नीचे खड़े सोल्जर थे वो उन्हें भी बड़ी आसानी से पीट रहा था। उसका मैजिक उनके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद वो एक सोल्जर को अपने हाथ में उठा लेता है। तुम्हें भी उन विचेस के साथ मार देना चाहिए था। तुमने सही कहा। इसके बाद वो उसे मारने वाला था पर तभी वहाँ पर डोरोका आ जाती है। तुमने पहले ही इतने सारे लोगों को मार दिया है, क्या वो काफी नहीं था? लेकिन एडोनिस उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और उस सोल्जर की गर्दन को मसल देता है। वो तो बस इस देश के सभी लोगों को मार देना चाहता है। डोरोका कहती है कि अगर यहाँ पर क्लोई होती तो उसे मना करती। तुम मेरे मास्टर के बारे में जानती ही क्या हो? उनका नाम लेके मुझे गुमराह करने की कोशिश भी मत करो। दुनिया की सबसे महान विच ने अपने प्यारे अप्रेंटिस का नाम एडोनिस रखा था। ये सारी विचेस जानती है। एडोनिस को यकीन नहीं होता कि विचेस अभी भी जिंदा है। तुमने मेरे मास्टर को क्यों नहीं बचाया था? डोरोका उससे माफी
मांगती है और कहती है कि वो क्लोई को फिर से जिंदा कर सकते हैं। एडोनिस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, पर डोरोका कहती है कि वो इस कंट्री में सिर्फ इसलिए आई थी ताकि वो एडोनिस को ढूंढ सके और उसकी मेमोरीज की मदद से क्लोई को फिर से जिंदा कर सके। लेकिन एडोनिस उसे मारने के लिए तैयार था, पर जब वो उसका चेहरा देखता है वो रुक जाता है क्योंकि वो बिल्कुल उसके मास्टर जैसी दिख रही थी, जिसकी वजह से वो रोने लगता है। डोरोका अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है और कहती है कि अब वो अकेला नहीं है, लेकिन तभी उसे कोई शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वो हाउ है, जो कि निशाना मिस होने की वजह से दुखी है। इसके बाद हम डोरोका का पास्ट देखते हैं, जब ह्यूमंस ने उसके विलेज पर हमला कर दिया था और वो सभी एक एक करके विचेस को मार रहे हैं। एक विच उसे बताती है कि ह्यूमंस बिना किसी वार्निंग के हमला करते हैं। डोरोका उससे पूछती है कि ऐसा क्यों? विचेस ने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं। हम उनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि एक डिवाइस हमारे मैजिक को ब्लॉक कर रहा है। मिया डोरोका से कहती है कि वो उनकी लीडर के पास जाए और उन्हें ये सारी चीजें बता दे। डोरोका मिया को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन वो पहले ही मरने की कगार पर है। जिसके बाद डोरोका वहाँ से भागने लगती है और सारे सोल्जर्स मिया को घेर कर उसके ऊपर फायर करने लगते हैं। वहीं प्रेजेंट में एडोनिस डोरोका के पास जाता है। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं क्लोई को वापस जिंदा कैसे कर सकता हूँ। डोरोका उसे कुछ बताने लगती है, लेकिन तभी सोल्जर्स उनके ऊपर शूट करने लगते हैं, जिनसे एडोनिस तो बच जाता है, पर उन गोलियों की वजह से वो मर जाती है। और अब वो चारों तरफ से सोल्जर से घिरा हुआ था। वो अपने मैजिक की मदद से उन सभी की बुलेट्स को हवा में ही रोक देता है, जिन्हें वो वापस घुमाकर उन्हीं के ऊपर शूट करता है। इसके बाद हाउ दूर से ही एडोनिस के ऊपर निशाना लगाता है, पर वो उसकी बुलेट को भी रोक देता है और मैजिक से उसके साइज को बड़ा करके हाउ की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से उसका आधा शरीर कट के अलग हो जाता है। दूसरी तरफ यूकी मैजिक सप्रेशन डिवाइस के पास जाती है। एक बार मैं इस मशीन को एक्टिवेट कर दूं, फिर से एडोनिस तो हार ही जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट उससे कहते हैं कि वो इस डिवाइस का यूज नहीं कर सकते। यूकी उससे पूछती है कि भला ऐसा क्यों है। थीटा उसके फोन को लेकर यामाटो को कॉल लगाती है और उससे बताती है कि ये मशीन कुछ पार्टिकल्स को रिलीज करती है, जिससे एक जानलेवा बीमारी होती है। इसी वजह से जो सोल्जर्स विचेस को हंट कर रहे थे, उनकी मौत इतने भयानक तरीके से हुई थी और इसका नेचर पे भी बहुत बुरा असर होता है। जब से विचेस की मौत हुई है, नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत बदल गया है और अगर हमने इसे यूज किया तो यहाँ पर विचेस नहीं है जो ओजोन लेयर और नेचर को ठीक कर सकती हैं। एम्परर भी इस डिवाइस के पास हुआ करते थे और उन्हें भी इसी की वजह से बीमारी हुई है। दूसरी तरफ यामाटो एडोनिस की मचाई हुई तबाही को देख रहा था। वो यूकी को यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन यूकी दौड़ती हुई उस डिवाइस की तरफ जाने लगती है। यूकी को लगता है कि इसके बिना वो एडोनिस को नहीं रोक पाएंगे। वो सब उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचते, वो डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है। इसकी वजह से एडोनिस का मैजिक काम करना बंद कर देता है। यामाटो समझ जाता है कि ये जरूर यूकी का काम है। दूसरी तरफ लैब में यूकी और थीटा की रेडिएशन की वजह से बुरी हालत थी। यामाटो को यूकी की फिक्र होने लगती है, पर थीटा कहती है कि अभी उसे एडोनिस पर फोकस करना चाहिए। एम्परर को कोई भी नहीं हरा सकता और वो एक इंसान से कभी नहीं हार सकते। वो अपने सोल्जर्स को एडोनिस पर अटैक करने का ऑर्डर देता है और सभी सोल्जर्स अपनी गन से उसके ऊपर निशाना लगाते हैं। एडोनिस अपने पेन को लेने की कोशिश कर रहा था, तभी एक सोल्जर उसके पास जाती है और एक बिल्डिंग के नीचे गिरने की वजह से उनके सामने का व्यू ब्लॉक हो जाता है। वो सोल्जर उसकी गर्दन को काट देती है और एडोनिस खुश था कि वो फाइनली क्लोई से मिल पाएगा। वो एडोनिस का कटा हुआ सर उन सोल्जर्स को दिखाती है, जो देखकर वो खुश हो जाते हैं। लेकिन यामाटो कहता है कि अभी सेलिब्रेट करने का समय नहीं है, उन्हें उसकी बॉडी को कलेक्ट करना होगा और सभी घायलों को रेस्क्यू भी। उसके ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि जिस लड़की ने उसे मारा है वो नई रिक्रूट है और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो यूकी को ढूंढने पर फोकस करें। थेटो और यूकी को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और दूसरी तरफ एम्परर फिर से अपना भाषण दे रहा था। वो इतनी मची हुई तबाही के पीछे एडोनिस को ब्लेम करता है और कहता है कि वो नहीं जानते कि वो मैजिक का यूज कैसे कर पा रहा था, क्योंकि वो था तो एक ह्यूमन ही और उसे पछतावा है कि उन्होंने उसे पहले नहीं मारा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हमारा एम्पायर सबसे महान है, हमारी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि अपने क्लासरूम में बैठी हुई एम्परर की स्पीच को देख रही थी। तभी उनका टीचर कहता है कि कुछ स्टूडेंट्स मारे गए हैं, पर वो अपनी क्लास को जारी रखेंगे। एक लड़की इरी के पास आती है और कहती है कि वो जानती है उस दिन क्या हुआ था। तो तुम क्या चाहती हो? मेरी जगह कोई और भी होता तो वही करता। इरी अपने बीएफ के लिए वहाँ पर श्रद्धांजलि देने जाती है। वो गवर्नमेंट पर गुस्सा थी जिसने ये सब होने दिया और अपने बीएफ से माफी मांगती है, क्योंकि उस मची तबाही के दौरान वो उसे छोड़कर भाग गई थी। वहीं इरी जब एडोनिस की फोटोज को देख रही थी, उसके दिल में गुलाब से खिलने लगते हैं। लेकिन तभी वो रियलाइज करती है कि डेप्यूटी डायरेक्टर गॉर्जियस उसे देख रहा है। वो गवर्नमेंट के लिए काम करता है, पर उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे रिपोर्ट नहीं करेगा। जब इरी वहाँ से चली जाती है, वो अपने सबऑर्डिनेट को कॉल करता है और उससे कहता है कि इरी को ट्रीजन के लिए गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तभी एक सोल्जर उसके पास आता है और कहता है कि डिजास्टर एरिया में सारी चेकिंग का काम हो गया है, वो वहाँ से जाने वाले थे। तभी चार्मी उन्हें बताती है कि एनालिसिस के बाद उन्हें पता चला है कि एडोनिस की बॉडी नकली है, यानी एडोनिस अभी भी कहीं पर जिंदा है। एडोनिस बहुत ज्यादा दर्द में है और कुछ लड़कियों ने उसे पकड़ कर रखा है। उन्हें लगता है कि एक ह्यूमन के लिए ट्रांसफर बहुत ज्यादा इंटेंस था। तभी वहाँ पर फीलिया आती है और अपने कामिंग मैजिक से उसके दिमाग को शांत करती है। इसके बाद एडोनिस सब कुछ याद करता है और खड़ा होने पर देखता है कि उसकी ही डेड बॉडी उसके सामने पड़ी थी और उस लड़की ने
रेप्लिकेशन स्पेल से उसकी बॉडी का क्लोन बनाया था। वो उसे बताती है कि उसका नाम एना है और वो डोरोका के साथ यहाँ पर आई थी और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज एडोनिस को यहाँ से जिंदा बाहर निकालना है। जिसके बाद एडोनिस का पूरा शरीर पट्टियों में बंध जाता है और वहाँ से उड़कर कहीं जाने लगता है। एडोनिस जब ये सब चीजों को याद करता है वो इमोशनल हो जाता है, पर जैसे ही वो चलने लगता है वो चल नहीं पाता। तभी फिलिया आकर उसे गले लगाती है। तुम्हारा शुक्रिया, इंसान होने के बाद भी तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। लेकिन एडोनिस को अभी भी उन पर भरोसा नहीं था। मैं कहाँ पर हूँ और तुम लोग कौन हो? हम विचेस हैं और तुम किंगडम ऑफ विचेस में हो। एडोनिस अभी भी चल नहीं पा रहा था तो एक विच उसे व्हीलचेयर पर बिठाकर महल में घुमाने लगती है और रास्ते में जो भी उसे विच दिखती थी वो उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि एक ह्यूमन होने के बावजूद भी वो उनके लिए लड़ रहा था। अगर तुम नहीं होते तो हम क्लोई को कभी रिवाइव नहीं कर पाते। वो देखता है कि उस जगह पर विचेस बड़ी ही आराम से अपनी जिंदगी जी रही हैं। वो लोग उसे उनकी रानी फिलिया के पास लेकर जाते हैं और एडोनिस उससे पूछता है कि वो क्लोई को कैसे जानते थे। इस देश में ऐसी कोई विच नहीं है जो कि उसे नहीं जानती है। क्लोई सबसे ताकतवर और काइंड विच थी, पर उसे इस नेशन से बाहर निकाल दिया गया। निकाल दिया गया या आपने उसे निकाल दिया क्योंकि उसने एक ह्यूमन को अपना अप्रेंटिस चुना था। इसके बाद फिलिया उसे अपना मैजिक पेन वापस करती है। क्या आप सच में क्लोई को वापस जिंदा कर सकते हैं? विचेस कभी भी झूठ नहीं बोलती। ये सुनकर एडोनिस खुश हो जाता है। इसके बाद एडोनिस को पता लगता है कि विचेस अर्थ से बाहर रहती हैं, चांद के ऊपर। फिलिया ने वहाँ पर ऐसा एक देश बनाया है जिसे ना ही कोई देख सकता है ना ही वहाँ पर कोई आ सकता है। इसके बाद वो उसे मीतो नाम का पेड़ दिखाती है और बताती है कि विचेस को जिंदगी यही पेड़ देता है और ये दुनिया का आखिरी पेड़ है। बाकी के सभी पेड़ इंसानों ने विचेस के साथ जला दिए और अब सिर्फ यही एक पेड़ है जो कि विचेस को जन्म दे सकती है। अगर हमने तुम्हें और क्लोई की याददाश्त को उस फ्रूट के अंदर बंद कर दिया तो शायद हम फिर से उसे जिंदा कर सकते हैं। फिलिया उसे बताती है कि उसका पेन उसकी इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है जो कि बहुत पावरफुल है। वो उसकी मदद से अपनी मेमोरीज को उस फ्रूट के अंदर सील कर सकता है और इसकी वजह से वो फिलिया को जिंदा कर पाएंगे। जब तुम तैयार हो जाओ मुझे बता देना। इसके बाद वहाँ पर एना आती है जो कि काफी गुस्से में थी क्योंकि एडोनिस को बचाने के चक्कर में उन्होंने डोरोका को खो दिया है। लेकिन एडोनिस कहता है कि उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से जाने लगता है। पता नहीं तुम इंसानों के लिए हम अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि तुम लोग क्लोई को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहते हो। ये सब सुनकर एना हैरान हो जाती है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डोरोका उसे बता रही थी कि विचेस अपने फायदे के लिए क्लोई का यूज करना चाहते हैं, तो उसके रिवाइव होते ही जल्दी से जल्दी उसे वहाँ से चले जाना चाहिए। ह्यूमंस इस जगह पर नहीं रह सकते, ये बिल्कुल उनके लिए जेल के जैसा है। तुम ह्यूमंस को टेलीपोर्ट करके यहाँ स्लेव्स की तरह रखोगे और कुछ ह्यूमंस को ट्रेन करोगे, जिसके बाद ह्यूमंस ही ह्यूमंस से लड़ेंगे और तुम क्लोई को सिर्फ इसलिए वापस लाना चाहती हो क्योंकि वही इस पेन को बना सकती है। ये सब सुनकर एना रोने लगती है और कहती है कि उसे यहाँ से नहीं जाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो इतनी सारी विचेस और डोरोका का मरना सब कुछ बेकार चला जाएगा। मैं यहाँ पर आया हूँ तो क्लोई को तो जिंदा जरूर करूंगा, पर अगर वो तुम्हारे खिलाफ गई तो तुम सब लोग मेरे दुश्मन बन जाओगे। इसके बाद हम मीतो का पेड़ देखते हैं जहाँ फिलिया और काफी सारे विचेस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए तैयार थे। वो अपनी पावर्स को कास्ट करके वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बनाते हैं। इसके बाद एडोनिस आगे जाता है और उसके पास जितनी भी क्लोई की यादें थी वो एक फ्रूट के अंदर डालने लगता है। वो याद करता है कि जब वो क्लोई के साथ था वो कितना खुश था और एक दिन उसने गलती से उसे नहाते हुए देख लिया और उसने देखा कि उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। एडोनिस को एक अप्रेंटिस के रूप में लेने की वजह से वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी क्योंकि ह्यूमंस तो उसे मारना ही चाहते थे पर विचेस भी उसके खिलाफ थे। तभी क्लोई रोने लगती है और कहती है कि वही एक वजह है जिसकी वजह से वो अभी भी जिंदा है, वरना उसने कब की अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया होता। जब वो उसके अंदर सारी मेमोरीज को डाल देता है हम देखते हैं कि उसने क्लोई को नहीं डोरोका को रिजरेक्ट किया था। माफ कर दो क्लोई, मैं तुम्हें इस घटिया दुनिया में जिंदा नहीं करना चाहता हूँ। मैं फिर से विचेस और ह्यूमंस की वजह से तुम्हें सफर करता हुआ नहीं देखना चाहता। जिसके बाद वो क्लोई को याद करता हुआ अपने ऊपर मेमोरी रिप्लेस स्पेल का यूज करता है। डोरोका को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं डोरोका को भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्योंकि उसे पक्का याद था कि वो मर गई थी, लेकिन जैसे ही वो रियलाइज करती है कि वो बिना कपड़ों के है वो शर्माने लगती है। एडोनिस उसके पास जाकर उसे कपड़े देता है। फिक्र मत करो, तुमने रेडिया एम्पायर में मुझे बचाया था तो मैं बस उस फेवर को लौटा रहा हूँ। वहीं सारी विचेस उसके ऊपर भड़कने लगती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी पावर्स उसे दी थी ताकि वो क्लोई को जिंदा कर सके। फिलिया गुस्से में स्माइल करते हुए उससे पूछती है कि जब उन्होंने उसके लिए इतना सब कुछ किया वो उन्हें धोखा कैसे दे सकता है, और सारी विचेस कहती हैं कि वो कभी क्लोई से प्यार करता ही नहीं था, आखिर है तो वो एक ह्यूमन ही। तभी फिलिया डोरोका से पूछती है कि उसने एडोनिस को क्या बताया था। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, ये मेरा डिसीजन था। उसके बोलने के तरीके की वजह से फिलिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उसके चारों तरफ अजीब तरह की लाइट्स आ जाती हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाती है और उससे पूछती है कि उसने क्या किया। कुछ भी नहीं, मैं बस एक लॉन्ग टर्म प्रिजनर हूँ। वो अपने शरीर से एक चिप निकालता है, उसकी वजह से वहाँ एक धमाका होता है और उस पेड़ में आग लग जाती है। यानी अब दुनिया में नई विचेस जन्म नहीं ले पाएंगी। इंसानों को मैं अकेला ही हंट करूंगा। वहीं जिसने उस ट्री को उड़ाया था वो यामाटो था जो कि उसकी ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से यहाँ पहुंचा है। इसके बाद टेलीपोर्ट होकर वहाँ पर काफी सारे सोल्जर
सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं। बहुत हो गया डोनस, तुम और इन विचेस की कब्र मैं यहीं पर खोदूंगा। तुम बोल रहे हो क्या? मैंने ही तुम्हें यहाँ पर इनवाइट किया है। एक विच अपने वाटर मैजिक का यूज करके उस पेड़ की आग को बुझाने लगती है और तभी उसका सर कट जाता है और फिलिया सभी विचेस को ऑर्डर देती है कि वो ह्यूमन से लड़ने की तैयारियां करें। वो सारी विचेस अपने बैटल वाले कपड़े पहन लेती हैं। दूसरी तरफ यामाटो एडोनिस के ऊपर हमला करता है, पर वो मैजिक से उसकी गन को ले लेता है और उसके ऊपर लगातार फायर करता रहता है। इसकी वजह से उसका सूट बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। तभी पीछे से डोरोका उसके कपड़े को पकड़कर उसे और भी शूट करने से रोकती है। इसके बाद एक विच अपने स्पेल से काफी सारे सोल्जर्स को क्रिस्टल्स में कैद कर लेती है और एक और विच अपने सर पर लगे स्नेक्स की मदद से वहां मौजूद सोल्जर्स को मारने लगती है। दूसरी तरफ फिलिया भी बहुत सारे सोल्जर्स को हवा में उड़ाने लगती है। वो वहीं से उसके ऊपर फायर करते हैं पर एक भी बुलेट उस तक नहीं पहुंच पाती। वो उन सबको एक बॉल में बदलकर उन्हें एक झटके में मसल देती है। फिलिया को लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएंगे, पर तभी वहां पर एक और स्क्वाड आ जाती है जिन्होंने काफी सारे विचेस को मार दिया था और वो समझ जाती है कि ह्यूमंस यहाँ पर आते रहेंगे जब तक कि वो सारे विचेस को मार नहीं देते। दूसरी तरफ अर्थ पर ह्यूमंस उस लाइव फीड को देख रहे थे। विचेस अभी तक जिंदा कैसे हैं? इन्हें तो 10 साल पहले ही मर जाना चाहिए था। थीटा उन्हें बताती है कि वॉर के दौरान जिन कैप्सूल की मदद से वो विचेस की डेड बॉडीज को स्पेस में भेज रहे थे, शायद उन्हीं से वो विचेस मून पर पहुंच गई। यानी इतने बड़े बजट के बाद भी तुम इसके बारे में पता नहीं लगा पाई। नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर उससे कहता है कि वो शांत हो जाए, पहले इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करें। फ्लैशबैक में हम यामाटो को देखते हैं जहां वो देखता है कि यूकी की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। वो हमेशा मेरे साथ थी। जब मैं डायरेक्टर बना तब भी उसे पेपर वर्क बिल्कुल नहीं पसंद था, पर फिर भी मेरे लिए वो वाइस कैरेक्टर बनी। एडोनिस ने जो किया है उसकी सजा मैं उसे अपने हाथों से दूंगा। दूसरी तरफ प्रेजेंट में वो अपने बैटल सूट को 500% पर सेट करता है और अब वो भले ही घायल था पर उसकी ताकत कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। वो उसे एक पंच मार के उड़ता हुआ दूर भेजता है। डोरोका उसके पास आती है। तुम्हारी आंखें मुझ पर नहीं यामाटो पर होनी चाहिए। विचेस का साथ देने की तुम्हें सजा तो मिलकर रहेगी। और वो याद करता है कि जब ये सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी वो अपनी बहन के साथ चैन से जिएगा। इसके बाद वो पावरफुल एंटी विच स्लैश से वहां पर हमला करता है। उस अटैक की वजह से कई सारी विचेस मरने लगती हैं। एडोनिस उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन फिलिया के साथ साथ बाकी सभी विचेस उस स्लैश की वजह से मारी जाती हैं। इसे डोरोका भी डॉज नहीं कर पाती, पर एना ने आकर अपने रेप्लिकेशन मैजिक से उसे बचा लिया था। फिक्र मत करो एना, मैंने डुप्लीकेट मैजिक से तुम्हें बचा लिया है, पर तुम्हारा क्या? एना बस उसे देखकर स्माइल कर रही थी और अगले ही पल उसका सर भी कट जाता है। इतनी सारी लाशों की वजह से वहाँ का पूरा एरिया खून से भर जाता है और डोरोका बीच में बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ अर्थ पर लाइफ फीड बंद हो जाती है तो एडोनिस उन सबको बताता है कि उसने सारे विचेस को मार दिया है और एडोनिस को मारकर वो जल्द ही वापस आएगा। एडोनिस अपने मैजिक का यूज करके एक आर्मर को पहन लेता है और उससे यामाटो के साथ लड़ने लगता है। इसके बाद वो अपने फिस्ट को एन्चांट करता है जिसकी मदद से वो यामाटो की तलवार को तोड़कर उसकी छाती पर हमला करता है, लेकिन यामाटो हार नहीं मानता। वो उसके हाथ को पकड़कर अपनी ब्लेड को फिर से जनरेट करता है जिससे वो फिर से एडोनिस के ऊपर हमला करता है। वहीं जो विचेस बची थी वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। फिलिया उनसे कहती है कि वो हार ना माने, पर उनके पास उम्मीद के लिए कुछ नहीं बचा था क्योंकि आखिरी मीटो ट्री भी खत्म हो गई है और अब ना ही विचेस पैदा हो सकती है ना ही उन्हें रेजरेक्ट किया जा सकता है। एक विच खड़ी होती है और सभी से कहती है कि उन्हें एडोनिस की मदद करनी होगी, पर तभी पीछे से उसे एक सोल्जर मार देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी सोल्जर्स आए हैं। यामाटो अपनी तलवार को जमीन में घुसाकर एक बड़ा सा साइक्लोन बनाता है। इसकी वजह से एडोनिस को पीछे जाना पड़ता है और यामाटो उसके पास पहुंचकर अपनी तलवार को उसकी छाती में घुसा देता है, लेकिन एडोनिस के पास एक प्लान था। वो अपने मैजिक से एक बड़ी सी तलवार को समन करता है जिससे एडोनिस का एक हाथ कट जाता है। यामाटो अपने सूट का यूज करके अपनी ब्लीडिंग को रोक लेता है। इसके बाद यामाटो उसके पास जाकर उसे मारने के लिए अपनी तलवार को उठाता है। तभी डोरोका उसे रोकने के लिए चिल्लाती है। सभी सोल्जर्स ने अपनी गन्स उसके ऊपर तान रखी थी, पर वो उनके सामने से ही चलते हुए आगे बढ़ने लगती है। डोरोका यामाटो के पास जाकर उसका नाम पूछती है जो वो उसे बता भी देता है। मैंने इसे नाम क्यों बताया? ये देखकर एडोनिस हंसने लगता है और डोरोका से कहता है कि वो उसे मार दे। यामाटो उससे कहता है कि वो उसे आजाद कर दे, लेकिन वो अपने कांपते हाथ को आगे बढ़ाती है और उससे कहती है कि वो प्रॉमिस करे कि अगर वो अपने स्पेल को हटा देगी तो वो अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ से चला जाएगा और दोबारा वापस नहीं आएगा। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम नहीं देख रही उसने कितने विचेस की जान ली है, यहाँ तक कि तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त की भी। तभी यामाटो उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मारने लगता है। वो कहता है कि विचेस इविल होती हैं। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई है। पर तुमने भी तो 10 साल पहले कितने सारे लोगों की जान ली थी और आज भी। ये सुनकर यामाटो रुक जाता है। विचेस ने कभी भी ह्यूमंस का बुरा नहीं चाहा।